मजीद अपने ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको खुशामदीद एक बार फिर कहते हैं। यही वो बात हो रही है जिसके ऊपर मजीद गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे कि कभी उसी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कहा जाता है कि किसी भी फोरम पे किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। आज मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जाता है कि जनाब उस वक्त के हालात कुछ और थे, आज कुछ और हैं, आज के जो हालात उनके मुताबिक इसको चैलेंज किया जा सकता है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर ज़रा बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक ये जो मुनर्रिफ रुकन के हवाले से है, यानी कौन मुनर्रिफ रुकन है जो पार्लिमानी पार्टी से इनराफ करे, जो पार्टी सरबराह से इनराफ करे, इसकी तशरीह होना बाकी है। और एक बार फिर जो है 1 जुलाई के जो पॉइंट के ऊपर या उस जगह के ऊपर हमजा शहबाज को ले जाया गया है और कहा गया है कि जनाब वो उस पोजीशन के ऊपर काम करेंगे जहां पे वो एज अ ट्रस्टी वजीर आला के तौर पे या अमानतन एज अ वजीर आला के तौर पे काम करेंगे। तो आज जो उन्होंने हलफ लिया वो दोबारा जो है वो बैक हो गया, दोबारा वो नल वॉइड हो गया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को जो है वो मुअत्तल किया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुर्तज़ा सुलंगी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हाफिज तारिक महमूद साहब मेरे साथ मौजूद होंगे और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ होंगे। उनसे कानूनी जो नुक्ता नज़र और पहलू उनके ऊपर बातचीत करेंगे। मुर्तज़ा सुलंगी साहब, सर मुझे बता दीजिए, कुछ समझाइए हमें कि जो इससे पहले सदारती रेफरेंस जिसका सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, जो उसकी तशरीह हुई, मामला पहले जब वो था और उसी का रेफरेंस जब दिया गया डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की तरफ से, तो वो उसको चैलेंज कर दिया गया और उनसे यह पूछा गया है अदालत उज़्मा की जानिब से कि जनाब आपने ये कैसे इसकी तशरीह कर ली, इसमें कहां लिखा हुआ है कि हमने ये सब कुछ कहा है। फरीद, आपने अच्छा किया कि यासीन आज़ाद जैसे आज़ाद मनुष्य वकील को, कानूनदान को आपने बुलाया, जिससे हमें आज़ादी मिल जाएगी अपने बहुत सारे मसाइल से। लेकिन वही हमें ज़्यादा जी बेहतर समझा सकते हैं, क्योंकि हम एक आम से जो लोग हैं वो हम ये देखते हैं कि एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन में एक रेफरेंस फाइल किया गया सदर अलवी की तरफ से और उसका फैसला आया 17 मई को, और जो तमाम मीडिया में रिपोर्ट हुआ हम सब ने पढ़ा, और उसके अंदर जो हमने नतीजा अखज़ किया वो ये था कि वो अरकान जो कि पार्टी के सरबराह के हुक्म की मनाफी अमल करेंगे, जिसको फ्लोर क्रॉसिंग में शामिल किया जाता है, जिसमें बजट भी है, आईनी अमेंडमेंट भी है, वजीर आला वजीर आज़म का जो इंतखाब और नो कॉन्फिडेंस वगैरह, वो तमाम चीज़ें हैं। तो उसमें उनके वोट ही काउंट नहीं होंगे, बावजूद इस बात के कि पार्टी हेड इसको रिपोर्ट करे या ना करे। और उसके बाद हमने देखा कि 30 जून को लाहौर हाई कोर्ट ने इसी एडवाइजरी जजमेंट को बुनियाद बनाते हुए उन 25 अरकाने पीटीआई असेंबली के वोट को उन्होंने कहा कि ये काउंट नहीं होंगे, और अगर इनको आप काउंट नहीं करेंगे तो आपको जो वोट हासिल हुए हैं हमजा को, वो क्योंकि जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके बराबर नहीं है, तो हम इसको पहला राउंड तस्वुर करते हैं और एक सेकंड राउंड आर्टिकल 130(4) के तहत जो है वो 1 जुलाई को हो। अब क्योंकि वो सिर्फ एक दिन का फर्क था, तो ये भागे भागे सुप्रीम कोर्ट गए और वहां पर उन्होंने जिस तरीके से फैसला हुआ, जिसको पंचायती फैसला कहा गया, उसके बाद कहा गया कि नहीं, अब 17 जुलाई को क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं तो 22 जुलाई को ये रन ऑफ होगा। ठीक। अब उसी फैसले को बुनियाद बनाते हुए डिप्टी स्पीकर ने कहा कि अगर पार्टी सरबराह के हुक्म उदूली पे वोट काउंट नहीं हो सकते और उसी बुनियाद पे हम रन ऑफ में हैं, तो फिर क्योंकि मेरे पास पार्टी के सरबराह का खत है और उन्होंने जाती कंफर्मेशन भी ले ली है, ठीक, तस्दीक कर ली, हाँ, तो फिर मैं वोट काउंट नहीं करता। ठीक। अब आप आज उनसे पूछते हैं कि जी ये आपने किस फैसले पे किया, तो सारी कौम हैरान है। ये तो यासीन आज़ाद साहब हमें बताएं कि जो आइन मेरे पास है उसके अंदर तो अमानती वजीर आला का कोई जिक्र नहीं है और महदूद अख्तियार वाले वजीर आला का भी कोई जिक्र नहीं है, मासिवाय उस वजीर आला के जिसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई हो, जो कि इस सूरत में नहीं है, ये केयर टेकर भी नहीं है।
तो मुझे नहीं पता, यासीन आजाद साहब बताएं कि अदालतें हमारी नया कोई आइन तहरीर कर रहे हैं या हमारे समझ में कोई गलती है। हम जरा तो वो पूछ लेते हैं सर, यासीन आजाद साहब से अब पूछ लेते हैं। यासीन आजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा सर कि ये क्या रहा है, ये यानी कि ये जो अभी मुर्तज़ा सुलगी साहब बात कर रहे हैं और जो सब कुछ आज हम सोच रहे हैं, जिस पर डिबेट हो रही है, ये है क्या सर? आइन का आर्टिकल 63 क्या कहता है? और उसकी लाइट में, उसकी रोशनी में, जबकि जो सदारती रेफरेंस के बाद जो फैसला आया कि यानी इनहराफ क्या है, पार्लिमानी पार्टी से या पार्टी सरबराह से, क्या है ये सर? पहली बात यह है कि जो पहले 63 पे जजमेंट कोर्ट का आया, उसमें 3 जजेस का फैसला कुछ और है और 2 का अलग है। 2 जज साहिबान ने अपने जजमेंट के अंदर ये बात वाज़ेह कर दी कि हमें किसी भी सूरत में आर्टिकल 63 की तशरीह करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि 63 के अंदर सारा कुछ दिया हुआ है। राइट सर? राइट। लेकिन चूंकि वो अक़लियत का फैसला था, तो लेकिन 2 जजेस का जजमेंट अपनी जगह पे मौजूद है। 3 जज साहिबान ने जो जजमेंट दिया, उसके आइन के आर्टिकल 63 के तहत आपने जो जजमेंट दिया, उसमें एक बात तो ये आपने तय की कि जी जिस आदमी ने वोट डाला वो वोट काउंट ही नहीं होगा। हालांकि वो एक्शन बहुत पहले हो चुका था, हमजा को वोट डाले हुए जजमेंट बहुत बाद में आया। तो मेरे नजदीक में उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उन 3 जो जजमेंट था, बहैसियत एक वकील के मैंने उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट समझते हुए अपना ओपिनियन यही दिया था कि मेरे नजदीक ये जजमेंट गलत है। लेकिन चूंकि मेजॉरिटी का जजमेंट है, आर्टिकल 189 के तहत उसको मानना हमारी मजबूरी है, ये एक अलग बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने उस वक्त इमरान खान साहब ने यही कहा कि मैं पार्टी एक्ट के तहत तो ये लोग हैं वो हैं जिन्होंने पार्टी की डायरेक्शन के बगैर हमें बजाय कहीं और वोट दिया, ज्यादा इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये डी सीट भी हो जाएंगे और इनका वोट भी काउंट नहीं होगा, और आपने मामला फारिग कर दिया। जजमेंट के अंदर आपने ये बात भी तय की कि बजाय पार्लियामेंट्री पार्टी के आपने ये बात तय की कि पार्टी हेड जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल शख्स है, ठीक, और पार्टी हेड की जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करना पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी है। अब जो चौधरी शहजाद साहब ने लेटर लिखा, उस लेटर के कंटेंट्स को पढ़ लें। उन्होंने क्लियर का डायरेक्शन पार्टी के लोगों को दी कि आपने जो वोट देना है वो हमजा को देना है, किसी और को नहीं देना। तो आपने हमजा के बजाय परवेज इलाही साहब को वोट दिया। अब जब परवेज इलाही साहब को वोट दिया तो जो राजा बशारत साहब ने प्रोसीडिंग के दौरान आइन को पढ़ के बताया, तो मैं पीटीआई के दोस्त और उनसे ये बस सवाल करने में आग बजाना हूँ कि आप कम से कम इतना तो बता दें कि जब 3 जज साहिबान ने जजमेंट आपके फेवर में दिया, आपने मिठाई तकसीम की, 25 आदमियों को आपने डिस्क्वालीफाई किया और उसके बाद 20 सीटों पे इंतखाबात हुए, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ चौधरी शहजाद की जो डायरेक्शन है, आपने अगर उनको नहीं माना, इसका मतलब ये है हुआ कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का जजमेंट है वो उन लोगों पे भी अप्लाई करता है। अच्छा सर, मैं आपसे एक क्लैरिफिकेशन के लिए सादा आम फहम अल्फाज में दोबारा इस सवाल को दोहरा देता हूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो राजा बुशारत साहब ने बात की वो तो आइन का आर्टिकल 63 है, उन्होंने उसके तहत बात की, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो जजमेंट आई थी 3-2 से, जिनमें 3 जजेस की जजमेंट जो मेजॉरिटी थी, वो ये कहते हैं कि पार्टी के सरबराह की डायरेक्टिव्स के ऊपर ये डिसीजन होगा। तो हम ये समझे कि जो इनहराफ है पार्टी के सरबराह की हैसियत ज्यादा है, पार्लिमानी पार्टी की नहीं है। हाँ, तो पार्टी के सरबराह जो है ना, उसमें इन्होंने खुद भी कहा है, और जजमेंट का अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो इन्होंने खुद भी कहा कि पार्टी का जो सरबराह है वो आल इन आल है, उसकी डायरेक्शन को मानना आपके लिए जरूरी है। अब राजा बशारत साहब जो पढ़ के बता रहे थे, वो 63 के अंदर जो पार्लियामेंट्री का वर्ड इस्तेमाल उन्होंने किया गया, वहां तक सही था। अगर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट नहीं होता तो स्पीकर शायद ये जो उसने कहा रूलिंग दी वो कभी भी नहीं देता। इसी डिप्टी स्पीकर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाके इलेक्शन कराएं,
तो जाहिर है कि इसका मतलब है आपने पूरा इख्तियार डिप्टी स्पीकर को दिया इलेक्शन कराने का, और डिप्टी स्पीकर ने ये बात वाज़िया तौर पे कही कि मैं आइन की बात नहीं करता, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात करता हूँ, और उस जजमेंट के मुताबिक ये जो आदमी हैं इन्होंने पार्टी हेड की डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया, लिहाजा ये वोट मैं काउंट नहीं करता, क्योंकि आपने इससे पहले 20 वोट जो हमजा शरीफ को डाले थे उसको वोट भी काउंट नहीं किया, और उनको डी सीट भी किया, और डी सीट करने के बाद दोबारा उसमें इलेक्शन हुए। राइट हो गया। हाफिज तारिक महमूद साहब, सर बड़े डिटेल के अंदर यासीन आजाद साहब ने बात की, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आइन के मुताबिक चैलेंज नहीं हो सकता और आइन के मुताबिक चैलेंज हो सकता है, यानी रूलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है? ये नजरिया जरूरत है या ये क्या क्या चीजें हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद भाई, एक हमारे दोस्त हैं, आपके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, यहाँ मिनिस्टर रहे MKM के रऊफ सिद्दीकी साहब, जब होम मिनिस्टर बने तो पहली मीटिंग थी, सारे ब्यूरोक्रेट बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई देखो मामला ये है कि आप मुझे बताएंगे ये काम हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता, फलां कानून के तहत। इस बहस में नहीं पड़ना है, मैं आपको काम बताऊंगा, आपने मुझे बताना है कौन सा कानून उसके ऊपर लागू होगा और ये काम हो जाएगा, मुझे बाकी डिटेल नहीं बतानी। अब ये कानून जो है ना वो पाकिस्तान में मोम की गुड़िया की तरह है, वही अली जफर साहब कुछ और बयान दे रहे होते हैं, वही वकील काबिल तरीन आदमी दोनों तरफ से, कभी इरफान कादिर साहब, कभी सलमान अकरम राजा साहब, कभी फरोग नसीम साहब, लाइन लगी हुई है एक से एक आली दिमाग की, जो पूरे पाकिस्तान के दिमाग की दही बना रखी है, जिन्होंने एक से एक नुक्ता निकालते हैं, कानून निकालते हैं और लगाते रहते हैं, जिसको जहां मर्जी फिट करना चाहते हैं फिट कर देते हैं, और हम सारा दिन इसी चक्कर में लगे। बदकिस्मती की बात यह है कि सवाल उठाना जुर्म है, अदलिया के हवाले से कोई बात करेंगे तो वो फिर किसी पकड़ में और किसी और चीज में आ जाइए। जब आपने फैसला दिया कि ये वोट ही शुमार नहीं होंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपने उस दिन ये फैसला कर लिया कि पाकिस्तान में अगर कोई शख्स वजीर आजम बन जाता है और उसके पास सादा अक्सरियत होती है तो उसको किसी सूरत नहीं हटाया जा सकता, वो 5 साल पूरे करेगा, क्योंकि आप कहते हैं वोट तो शुमार ही नहीं होगा। जबकि असल सूरत हाल दूसरी थी। असल सूरत हाल ये थी कि अगर आप वोट कास्ट कर देंगे तो आप डी सीट हो जाएंगे। अब मामला क्या है? अब कासिम यानी आप आइन के आर्टिकल 63 की बात कर रहे हैं, जो ओरिजिनल आइन वही बात कर रहा हूं, आइन में तो लिखा हुआ है, उसमें तो लिखा हुआ है वाज़े तौर पे वोट देने का भी कहा उसका आपने वो रास्ता बंद कर दिया। पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक जरिए से कोई तब्दीली आने का रास्ता बंद कर दिया। आपने कह दिया कि अगर आपके पास अक्सरियत है भी तो भी आपके अक्सरियती लोग आपके खिलाफ भी हैं तो भी जो है ना आपका वोट शुमार नहीं होगा। लिहाजा वजीर आजम साहब चाहे सफेद करें, चाहे अच्छा करें, चाहे बुरा करें, उनको कोई नहीं हटा सकता। फिर आप आ जाएं यार, कानून के एक नया तमाशा लगा दिया है। हर रोज एक आदमी खड़ा हो जाता है, वो कहता है जी अदालतें क्यों नहीं खुल रही, अदालतें क्यों नहीं खुल रही, भागे भागे स्टाफ पहुंचता है, दरवाजे खोलता है। तो भाई या तो पाकिस्तान की तमाम अदालतों को 24 घंटे के लिए खोल दो, यही राइट मुर्तजा सोलंकी के पास भी हो, फरीद रईस के पास भी हो, हाफिज तारिक के पास भी हो, कि जब दिल चाहे जिस दरवाजे पे खटखटाएं जाके वो हो। ये क्या बात हुई कि अगर वो कोई ताकतवर लोग हैं, अगर वो मुस्लिम लीग नून के हैं, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, अगर वो तबका अशराफिया से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके लिए कभी रात को 1 बजे अदालत खुल रही है, कभी 2 बजे खुल रही है, कभी 3 बजे खुल रही है, कभी आप कहते हैं कि जी फला आदमी अगर उसको पुलिस ने पकड़ लिया है तो उसके लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फलाना हाई कोर्ट और उसके लाइटें जलने लग जाती हैं। ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है यार। ये 22 करोड़ लोगों को उसी अदालतों से इंसाफ, और इंसाफ का मतलब यह है कि वो इंसाफ इमरान खान के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, मुर्तजा सोलंकी के लिए और मेरे लिए, सबके लिए बराबर है। आप जाए फरीद रईस साहब खड़े हो किसी कोर्ट के बाहर और कहें जी अदालत खोलें, मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, क्या खुलेगी अदालत उसके लिए? ये आपने ये भी एक नया ड्रामा। फिर दूसरी तरफ आप आ जाए, कोई केस ऐसा है जो आप जब दिल चाहता है आपका चलाते रहते हैं। कासिम सूरी साहब के लिए फाइंडिंग आई कि जनाब उनके पैर के अंगूठे लगाए गए हजारों वोटों के, वो डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पे बैठे रहे, किसी ने नहीं कोई पूछा। कोई और चला जाता है मामला, कोई पूछने वाला नहीं है। जो चीज आपने उठानी होती है आप चंद घंटों के अंदर उसके फैसले कर देते हैं, जो नहीं चलानी होती उसको जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देते हैं। तो ये क्या है? ये लेकिन हाफिज तारिक महमूद साहब, इसी चीज को तो कोट किया जा रहा है कि जिस वक्त सेनेट में चेयरमैन सेनेट की बात हुई, यूसुफ रजा गिलानी साहब के अक्सरियती वोट थे, मुस्तरद हो गए, अकलियत में तब्दील हो गए, संजरानी साहब जो है वो अक्सरियत में आ गए, वो चेयरमैन सेनेट बन गए। इसी तरीके से रेफरेंस दिया जाता है कासिम सूरी वाली बात के ऊपर। उन्होंने जब उसकी प्रोसीडिंग्स की, उन्होंने वो खत लहराया और कहा जनाब
प्ररोग करता हूं उस चीज को, और उस वक्त कहा गया कि डिप्टी स्पीकर की इस रूलिंग को किसी भी जगह चैलेंज नहीं किया जा सकता। यही वो चीज है कि उस वक्त चैलेंज नहीं हो सकती थी, आज वो चैलेंज हो रही है। ये क्या है? ये आज अगर आपने हमजा शहबाज को आपने कहा जी कि आप इसको हटाते हैं, हम तो उसको जो है ना वो वापस अबूरी वजीर आला बन गए हैं, बहुत अच्छा फैसला होता। अभी भी चूंकि कोर्ट में प्रोसीडिंग है, मैं उस पर कमेंट नहीं, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि जिस दिन मुजफ्फर हुसैन शाह की जो रूलिंग थी, जब अगले दिन वो अदालत में गई थी, तो सेम मामला उसके अंदर भी आप करते, उसकी आप हियरिंग जो है वो महीनों चलाते रहते हैं, और आप कहते हैं कि जी ये फैसला करना है कि क्या ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो किसी कोर्ट में जा सकता है, अदालत उसमें मुदाखलत कर। ओ भाई, जिस चीज में मुदाखलत करनी होती है मिनट नहीं लगाते हैं, जिस चीज में नहीं करनी होती वहां पे कहते हैं कि जनाब इसमें हम देख रहे हैं कि क्या हमारा इख्तियार है या नहीं है। या तो फरीद रईस साहब तय कर लें कि आपने आइन जो है ना वो पूरा उठा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दे दें, उनको कहे जनाब एक ही मर्तबा आइन के तमाम क्लॉजेज और उसकी तशरीह लिख के दे दें ताकि जान छूट जाए। और अगर ये पार्लियामेंट ने काम करना है तो फिर उसकी भी कोई चीजें तय होनी चाहिए कि ये जो सियासतदानों ने तमाशा बना रखा है कि ये तमाम जो है वो बंदूकें अदालत की कंधे पे रखते हैं और जिसको जो बंदूक सूट करती है वो चलाते रहते हैं। कभी किसी टाइम के अंदर किसी की गोली कारामद होती है और दूसरे वक्त के अंदर किसी और की गोली कारामद होती है। तो ये तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से एडहॉकिज्म पे, फेवरेटिज्म के ऊपर, मफाद के ऊपर, बगैर कायदे कानून दस्तूर के, जंगल के कानून के तहत आप जब चाहें मलिक रियाज के पैसों को जो है वो उसमें शामिल कर दें, जब चाहे जो है वो आप डैम फंड शुरू कर दें, जब चाहे जनाब आप जो है ना वो जाके जहां दिल चाहे वो अदालतें लगा दें, मजिस्ट्रेटों की अदालतों में घुस जाएं, कहीं से शहद की बोतलें बरामद करना शुरू कर दें, अस्पतालों पे छापे मारना शुरू कर दें, जब चाहे आप कहें जी ये तो जुडिशियल एक्टिविज्म है, फलां वक्त में यूं नहीं हुआ, अब हमने पीछे पैर कर लेना है। तो भाई ये क्या है? ठीक, मैं आपकी इसी बात को आज शख्सियात उनके ऊपर मुर्तज़ा असलंगी साहब आपसे मंशा के मुताबिक चीजें आपसे इसी चीज के ऊपर असलंगी साहब मैं बात करूंगा कि ये आइन और कानून जो है वो रंग बदल रहा है या नजरिया जरूरत के तहत ये सारी बातें हो रही हैं। जो काम पार्लियामान के करने का है वो काम जो है वो अदलिया कर रही है। अगर ये सब कुछ अदलिया ने करना है तो पार्लियामान की जिम्मेदारी या पार्लियामान का किरदार कहां रह जाता है? एक ब्रेक लेनी है मैंने, ब्रेक के बाद आऊंगा, इसी सवाल के ऊपर आपसे जवाब लूंगा। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुर्तज़ा असलंगी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने सवाल आपसे पूछा सर मुझे वो बता दीजिएगा जरा सा, ये हो क्या रहा है? मामला नजरिया जरूरत का है, क्या मामला है? मुर्तज़ा असलंगी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, नाउ आई कैन हियर यू सर। बिल्कुल जी, मैं तो खुद हैरान हूं कि हमारी अदलिया जिसका काम आइन के तहत काम करना है और जो पार्लियामान की जो मरकज़ी हैसियत है उसको मान के चलना है, उसके फैसलों के नतीजे में पिछले चंद सालों से इस मुल्क में क्या हुआ है। आप 2016-17 से शुरू करें, इसके नतीजे में इससे पहले जाएंगे तब भी किस्सा तो वैसे मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से शुरू होकर आपको आज़ाद साहब बताएंगे, लेकिन आपने देखा कि 2017 में जिस तरीके से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हटाया गया, उनको पार्टी के सरबराही से भी हटाया गया और सरबराही से हटाने की जो वजूहात अदालती फैसलों में बयान की गई उसको पढ़ लें। और फिर ये कि जो सेनेटर्स मुंतखब हुए जिनको पार्टी के सरबराह के तौर पर टिकट दिए थे नवाज शरीफ साहब ने, उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया और बाद में किस मुश्किल के साथ वो अपनी पार्टी के अंदर ये लोग गए। तो 2018 तक तो मुल्क के अंदर कोई बहुत बड़ा मुआशी बहरान नहीं था। एक्सटर्नल अकाउंट में कुछ मसाइल थे, लेकिन अफराते ज़र और जो माली जो फिस्कल जो डेफिसिट था वो बहुत कम था। उसके बाद हमने ये देखा है कि मुसलसल पाकिस्तान मुआशी बदहाली की तरफ गया है। पिछले 3.25 साल आपके सामने है और आप ये देखें कि एक आईनी प्रोसेस जिसके नतीजे में तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में जब से 73 का आइन बना है, ये पहली एक कामयाब एक कोशिश थी जिसमें आईनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया गया। उसके नतीजे में जो कुछ हुआ है मुल्क के अंदर, जो सियासी इंतशार
और कोई हुकूमत उसको टिकने नहीं दिया जा रहा। अच्छा सर, लेकिन मैं इसी बात को आपसे पूछना चाहता हूं कि मरियम नवाज साहबा आज ये कहती हैं कि आज इसकी यानी ये जो पूरा आइन और पूरा मामला, इसकी एक नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी उसी लाडले को फायदा पहुंचे जिसे कल पहुंचा था। सर ये कौन फायदा पहुंचाना चाह रहा है? यानी खान साहब तो बड़े ही इदारों के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, सबके ऊपर वो तनकीद करते हैं और दबाव भी उन्होंने बहुत बढ़ाया है और अभी तक दबाव रखा हुआ है उन्होंने। उसी तरह का दबाव जो वो अपनी हुकूमत जाने के बाद से दबाव दिए जा रहे हैं मुसलसल। तो ये लाडले को फायदा कौन पहुंचाना चाह रहा है सर? मेरे ख्याल में मरियम का इशारा तो अदालती फैसलों की तरफ ही है। उनका इशारा यही है कि मुसलसल ऐसे अदालती फैसले आ रहे हैं जिसमें वफाकी हुकूमत और जो सूबाई हुकूमत है पंजाब की, उसको काम करने से रोका जा रहा है, उनके अख्तियार महदूद किए जा रहे हैं। ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिसके नतीजे में जो एक आईनी हुकूमत है वो अपना अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर पा रही। आप ये देखें कि कितने महीने हो गए हैं हमजा शहबाज को वजीर आला मुंतखब हुए, आज है कल नहीं है, आज रन ऑफ होगा, आज ये हो गया, परसों वो हो गया। लेकिन सर इमरान खान को लाडला तो इमरान खान को ही कहा जाता है ना, वो तो ये कौन फायदा पहुंचाना चाह रहा है यानी लाडले को? ये जो इशारा है मरियम का वो तो अदालतों की तरफ ही है कि वही उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील कर रही हैं अदालतें, उनको फ़ायदा पहुंचा रही हैं। उनकी जायज़ नाजायज़ बातें जो हैं, जैसे कि 63A पे एक जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पर जो फैसला था उस पे बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन थे उन्होंने ये कहा कि अदालत जो है वो आइन से बाहर निकल कर खेल रही है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये और फिर उसका फायदा जो है वो किसको पहुंचा? उसका फायदा यही हुआ कि आपने देखा कि 30 जून को जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया वो इसी पे बेस किया। वो 25 वोट जो है वो उन्होंने कहा कि ये काउंट नहीं है। अब उसी फैसले के तहत जब डिप्टी स्पीकर एक रूलिंग देते हैं तो आपने उनको मुकम्मल वजीर आला से जो है वो अमानती वजीर आला कह दिया है। उनसे ये कहा गया है कि वो हैं तो वजीर आला लेकिन जी वो किसी को सियासी फायदा ना पहुंचाएं, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये कदगने आयद करना मासिवाय उन कदगनों के जो कि आइन के अंदर दर्ज है, अदालत कैसे पार्लिमान और उसके फैसलों के नतीजे में मुंतखब हुकूमत पर कोई कदगन आयद। मैं आपके इसी सवाल को यासीन आजाद साहब के सामने रखता हूं। यासीन आजाद साहब, सोलंकी साहब का जो सवाल है इसका जवाब दीजिएगा कि क्या अदालतों के पास ये इख्तियार है कि वो जो आपके जो इख्तियारात हैं, पार्लियामान के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनके इख्तियारात के ऊपर वो कदगन लगा दें? क्या ये है उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर? देखें, मेरा तो शुरू से मौक़िफ़ ये है कि दस्तूर के अंदर हर इदारे के अपनी आइनी हदूद का तयन कर दिया गया। तमाम इदारे अगर अपनी आइनी हदूद के अंदर रहकर काम करें तो किसी किस्म के कोई क्राइसिस नहीं होंगे। और ये बिल्कुल, मैं मुझसे पहले जो दोस्त हैं जिन्होंने जो बात की है, मैं उसको इंडोर्स करते हुए एक बात कहता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वक्तन फौक्तन जो जजमेंट हैं, इमरान खान की 3.5 साल हुकूमत के दौरान कोई जजमेंट नहीं आया। जिस तरह सेनेट के इलेक्शन का आपने हवाला दिया और सेनेट के अलावा यूसुफ रजा गिलानी साहब ने उस प्रोसीडिंग को चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर, उनका केस खारिज कर दिया गया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी पिटीशन को डिसमिस किया, हालांकि उस वक्त भी ड्रामा हुआ था। आसिल बुजंजो से ये पूछा गया कि आपको जो 14 वोट आपके हाथ खड़ा करते वक्त आपके साथ थे, बाद में वहाँ कहाँ वो वोट कहाँ गए? तो आसिल बुजंजो ने, मरहूम ने ये बात कही कि वो 14 वोट जो थे जो मुझे मिलने थे फलां इदारे का हेड उन वोटों को लेके चला गया और मुझे नहीं मिले और मैं हार गया इलेक्शन। सवाल ये पैदा होता है कि 3.5 साल के दौरान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी किस्म का कोई केस इस टाइप का टेकअप नहीं किया इमरान खान के दौरे हुकूमत में। तो सर 3.5 वर्षों में अगर ये आप कह रहे हैं कि कोई टेकअप नहीं किया, तो अब क्या आइन और कानून बदल गया? ये जो फैसले आ रहे हैं ये किस चीज के अंदर, किस पैराए में किए जा रहे हैं? ये सर मैं ये तो कहता हूँ, मैं एक बात की मिसाल देता हूँ कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मामला आया
आपके सामने पता है कि 3 दिन तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि कानून और आइन इजाजत नहीं देता, कौन से कानून और आइन के तहत हम आपकी एक्सटेंशन दें। बाद में उसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया और मामला पार्लियामेंट पे छोड़ दिया। तो उस वक्त मैंने ये बात कही थी कि एक दफा फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया जरूरत को जन्म दिया। मैं आज भी ये कहता हूँ कि हमारे इन जजमेंट की वजह से पाकिस्तान क्राइसिस के अंदर जा रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, माशी तौर पर। तो सर, ये नजरिया जरूरत दफन नहीं हो गया था? हमें तो याद है कि ये दफन हो गया था। ये सर मैं तो कहता हूँ चीफ ऑफ आर्मी साहब वाले मामले में नजरिया जरूरत को फिर अपना जन्म दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। मैं तो ओपन आप लोगों के प्रोग्राम में ये बात कही है, मैंने खुल के बात की है। आज का जो मामला चल रहा है, क्या इस पे भी आप समझते हैं कि नजरिया जरूरत जो है वो उसके तहत काम है? देखें अभी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। अमूमन क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान जो ऑब्जर्वेशन देती है, जब फाइनल जजमेंट आता है तो बहुत सारी चीजें जजमेंट के अंदर नहीं होती। मैं तो ऑब्जर्वेशन उनकी जो है, कल चौके मेरिट्स पे वो जब केस को सुनेंगे क्या पोजीशन है। लेकिन आज मैंने ये देखा कि उन्होंने फिर एक शॉर्ट ऑर्डर किया और उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हमजा शरीफ ने सुबह 8 बजे ओथ ले लिया जी। आपने ये देखना था कि ये ओथ सही या गलत है, इलेक्शन सही या गलत है। आपको ये बंदिश नहीं लगानी चाहिए थी कि मंडे तक आप जो है ना एज ए अबूरी जो है ना चीफ मिनिस्टर चीजों की इजाजत देता है। आइन तो इजाजत नहीं देता इन तमाम बातों की। तो मेरा मतलब ये है कि मैं इदारों से ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो अंडर प्रेशर आके काम मत करें, प्रेशर से निकलें और ऐसे फैसले करें जो मुल्क और कौम के फेवर में हों। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जो है इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। मुल्क माशी तौर पर तबाह और बर्बाद हो चुका है। एक आदमी थ्रेट करता है। अभी चंद दिन पहले फवाद चौधरी ने अदलिया के मुताबिक जो रिमार्क दिए हैं, क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आता? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई एक्शन लिया फवाद चौधरी के खिलाफ? उसने ये कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को अवॉइड करे वरना अवाम फैसला करेंगे। बाकायदा उसने थ्रेट दी, लेकिन कोई आदमी उस पर नहीं बोला। आप ये कहना चाहते हैं यासीन आजाद साहब के इमरान खान साहब ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इस वक्त इदारों के ऊपर? मैं तो बिल्कुल साफ ओपन अल्फाज में कहता हूँ कि जो इमरान खान गालियां दे रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मां बहन की गालियां दे रहा है, अदलिया को बुरा भला कह रहा है, फवाद चौधरी जैसे आदमी अदलिया को बुरा भला कह रहे हैं और कोई आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेने के लिए तैयार है। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूँ कि फवाद चौधरी ने चंद दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो जुमले आपके खिलाफ पास किए, इदारे के खिलाफ जो बात की है, आपने उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्यों नहीं बुलाया? तो सर इसका हल क्या है? क्या मुखालिफ जमातें भी इसी तरह यही प्रेशर दें? क्या वो भी अपने आप को जो है वो अपनी चीजों को अपने केसेस के लिए ये प्रेशर दें क्या? फिर सर मैं तो एक बात साफ कहता हूँ कि हम पाकिस्तान के को जो है ना मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने की कोशिश नहीं कर रहे। इवन पॉलिटिकल पार्टीज के मुतालिक भी मैं ये कहता हूँ कि वो अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं, मुल्क की बका की जंग नहीं लड़ रहे। ये नहीं देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किन हालात से गुजर रहा है, उसकी तरफ कोई नहीं जा रहा। राइट हाफिज तारिक महमूद साहब, सर ये जो प्रेशर और दबाव की बात है, क्या हम ये समझें कि खान साहब ने जो हिकमत अमली इख्तियार की इदारों को दबाव में लाने की, क्या वो उसमें कामयाब हो गए और अवाम में उनका ये बयानिया बिक रहा है? देखें खान साहब ना पहले आदमी है ना आखिरी आदमी है कि जो इदारों को दबाव में लाने की, हर एक को जहां जहां मौका मिला है वो करते रहे। अब मसला ये है हमारे यहाँ के जो रियलिटी पे या हकीकत पर बात करने के बजाय ना, चूंकि पोलराइजेशन इतनी हो गई है कि हम बिल्कुल वन साइडेड चीज़ों पे चले जाते हैं। खान साहब बिल्कुल यही कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल रहे हैं कि ताकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डिफेंसिव करें। वो फौज पर दबाव डाल रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को वो डिफेंसिव करना चाहते हैं। अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसके ज़रिए वो चाहते हैं ये हैं कि उन्होंने फ़ौज के सरबरा को एक मुतनाज़ा या एक ऐसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है कि नवंबर के बाद कम से कम अगर कोई नया बंदा आए तो वहाँ पे उनकी बारगेनिंग पोजीशन हो। वो आवाम के वोट के ज़रिए नहीं आना चाहते। उन्हें पता है कि उनको लाने वाले जो है वो वही होंगे जो उनको पहले लेके आए। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने दुरुस्त कहा कि आईनी तरीके से पाकिस्तान में हुकूमतें या आईनी तरीके से या आहनी तरीके से आती और जाती रही हैं, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं रहा। यहाँ जो जिसको नुकसान पहुंचाता है वो मुकद्दस है। आप मीडिया को कुछ ना कहें क्योंकि नुकसान पहुंचा सकता है, अदलिया को कुछ ना कहें क्योंकि नुकसान पहुंचा सकती हैं, फौज को कुछ ना कहें क्योंकि नुकसान पहुंचा सकती है। सिर्फ एक
आम पाकिस्तानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसका आप बेड़ा गर्क करते चले जाए हर तरीके से, क्योंकि वो तो आपको वोट के जरिए से भी नुकसान तो नहीं तारिक पहुंचा महमूद सकता। साहब ये बता दीजिएगा कि इस सारी सूरत हाल में आपको आइंदा आम इंतखाबात की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, मैं आपसे भी ये सवाल करूंगा, सोलंकी साहब से भी, कि क्या आपको लगता है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है, अक्टूबर की जो खबरें बाज़गश्त कर रही हैं, कि आम इंतखाबात की तरफ राह हमवार होती नजर आ रही है? फरीद भाई, ये तो जो आपने बात की ना प्रेशर वाली, तो एक सेकंड, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी प्रेशराइज किया। वो नहीं एक नारा लगाना चाहता हूं, काजी को बताना चाहता हूं वोट को इज्जत दो, वो क्या है? वो काजी हुसैन अहमद के लिए तो नहीं कह रहे ना, वो इन्हीं के लिए कह रहे थे कि चूंकि अदालतों से उनके खिलाफ फैसला हुआ था। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कहा था कि ये केंगरू कोर्ट्स हैं। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है, वो जहां जहां उनके खिलाफ फैसले हुए हैं, वो इसी तरीके का उनका बयानिया रहा है। चूंकि सोशल मीडिया है, चूंकि अब अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है, और खान साहब का जो प्रोपेगेंडा स्ट्रेटेजी है वो उसने तो सबको मात दे दी है। वो इतनी ज्यादा वो कामयाब प्रोपेगेंडा स्ट्रेटेजी है, वो इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज है कि वो ऐसा लगता है कि सब चीज जो है ना, जो एक दफा सलमान फारूकी साहब, एक बड़े ब्यूरोक्रेट थे, मुर्तजा सोलंकी साहब अच्छी तरह से जानते होंगे, ज़ियाउल हक साहब के वक्त में किसी एक प्रोग्राम में गए, उस वक्त वो ये कोई स्पेशल बच्चों का प्रोग्राम था, तो जिया साहब ने उनको कहा कि फारूकी साहब मुझे तो लगता है कि सारा मुल्क ही माजूर हो गया। ऐसा माहौल बना दिया था उन्होंने उधर के, सब तरफ जो है ना वो एक स्पेशल जो लोग थे वो हावी थे। तो खान साहब ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां वो लगता है कि वही ठीक है, बाकी ठीक नहीं है। अब ये जो पंजाब की जंग है, बेसिकली यही फैसला करेगी कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात कब और कैसे होने हैं। खान साहब जो पंजाब पे कब्जा करना चाहते हैं, वो इसी वजह से करना चाहते हैं ताकि उनकी बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत हो जाए इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, और उनकी प्रेशर वाली जो पोजीशन है वो भी मजबूत हो जाए, ताकि वो कार्ड खेल सके कि मैं असेंबलियां डिसॉल्व कर दूंगा और मैं इनको मजबूर करूं और मैं ला के वो करूं। दूसरी तरफ हुकूमत भी ये चाहती है कि ये पंजाब उनके पास रहे, और अगर हमजा शहबाज या मौजूदा हुकूमत पंजाब को बचाने में कामयाब हो जाती है तो फिर मुझे जल्दी इंतखाबात नहीं लगते। लेकिन अगर पंजाब में फैसला कुछ और हुआ तो फिर शायद सूरत हाल मुख्तलिफ। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, योर टेक ऑन इट सर, 30 सेकंड्स के अंदर बता दिए, आपको आम इंतखाबात की राह हमवार होती नजर आ रही है और इसी साल के अंदर? देखें, अगर कोई आज़ादाना और मुनसिफाना मुल्की इंतखाबात की बात है तो वो सिर्फ उस सूरत में हो सकते हैं जब तमाम सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली तहलील हो और हर जगह एक निगरान हुकूमत आए। लेकिन जो हम सुन रहे हैं कि सिर्फ कौमी असम्बली में हो, तो वो रास्ता आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात का हरगिज़ नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा सोलंकी साहब, थैंक यू सो मच सर। हाफिज तारिक महमूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। यासीन आज़ाद साहब थैंक यू सो मच। फरीद रीस को इजाज़त दीजिएगा।